हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस जो वीडियो है इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला यूनिट हम लोग आज देखेंगे। एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ का है ये, और ये एक बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट है ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग को पूरी बुक, मतलब ये जो पूरी बुक है एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़, और इसके बाद जब लास्ट में जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो ऐसे रहेंगे कि अगर वो आप लोग देख के जाएंगे तो आपके ये मान के चलिए 15-20 क्वेश्चन जो हैं आपके प्लस ही में रहेंगे और उसी से ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इसको भी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है। पहला ऑप्शन दिया गया है इस पे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, या फिर ताप आवृत्त ऊर्जा उत्पादन, या फिर लेजर अभियांत्रिकी, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रित सामग्री की, संदेश प्रणाली की, या फिर टेलीफोन, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर इसके बाद दिया गया है उद्देश्यों के प्रकार, शैक्षिक उद्देश्य, या फिर शिक्षण उद्देश्य, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों आंसर सही हैं। फिर दिया गया ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है, बीएस ब्लूम ने, करथवाल ने, या फिर मसीहा ने, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से बीएस ब्लूम। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, फिजिकल साइंस के जितने ज़्यादा आप लोग हो सके ये एमसीक्यू क्वेश्चन से प्लस जो आपके इजी नोट है तो उनको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फिजिकल साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5 नंबर, और इसमें दिया गया है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है, किसने किया है, करथवाल तथा मसीहा ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, करथवाल तथा मसीहा ने। फिर दिया गया उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं, और इसमें दिया गया है 2, 3, 4, 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने पक्ष होते हैं उद्देश्यों के। तो 2 दिया गया है, 3 है, 4 है, या फिर 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो पार्ट्स वाले आप लोग क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मिले आप लोग या तो एक जगह लिख लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद ईयर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। फिर इसके बाद बुक्स वाले हो गए, ठीक है, फुल फॉर्म्स हो गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स। वैसे तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पूरे कीवर्ड्स को बताऊंगा कि कौन कौन से आपके कीवर्ड्स हैं जिनके आपके क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। तो ऑप्शन दिया गया ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया अव्ययी सिद्धांत पर, पुनर्बलन सिद्धांत पर, या फिर अनुबंधन सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है शिक्षण प्रविधि का कार्यान्वयन किया जाता है, तो इस पे दिया गया है ऑप्शन शिक्षण सूत्रों से, या फिर शिक्षण विधियों से, या फिर शिक्षण क्रियाओं से, या फिर शिक्षण आयामों से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षण क्रियाओं से। फिर है यथार्थ ज्ञान प्रदान किया जाता है प्रश्नोत्तर विधि से, या फिर व्याख्यान विधि से, या फिर शैक्षिक पर्यटन से, या फिर खेल विधि से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शैक्षिक पर्यटन से। फिर दिया गया संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं वस्तुओं, प्रतिमाओं, आकृतियों, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक है, कौन कौन से घटक हैं। पाठ्य वस्तु है, संप्रेषण है, या फिर सहायक प्रणाली है, या फिर ये सभी।
और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है और इसमें है नकल संग्रह अपराध है, किसने घोषित किया है, किसने बताया कि नकल जो है एक अपराध है? तो ऑप्शन दिया गया मुदालियर आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फिर दिया गया है बीएस ब्लूम ने व्यवहार परिवर्तन के वर्ग बताए हैं, कौन कौन से वर्ग बताए हैं? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, या फिर ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक, या फिर ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो बीएस ब्लूम ने व्यवहार के परिवर्तन कितने बताए हैं, इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ग बताए हैं। तो 3 वर्ग बताए हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इस पर, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया है, तो कितने वर्ग में विभाजित किया है? तो 3 हो जाएगा, 5 है, 6 है, या फिर 4 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ग में विभाजित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें दिया गया रॉबर्ट मेगर ने शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए किसके टैक्सोनॉमी को आधार बनाया? क्राउडर को, या फिर बीएस ब्लूम, या फिर मिलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बीएस ब्लूम। फिर दिया गया शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने का श्रेय दिया जाता है बीएस ब्लूम को, मिलर को, या फिर रॉबर्ट मैगर को, या फिर क्राउडर को? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट मेगर को। फिर दिया गया RCEM सिस्टम का तात्पर्य है, देखिए एक तो फुल फॉर्म इससे पूछा जा सकता है, और कहाँ सिटी या स्टेट कुछ भी पूछा जा सकता है इस पर आगे लिख के। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो RCM सिस्टम का तात्पर्य है वो है ए ऑप्शन, इसका हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, तो 19 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस पे दिया गया RCM सिस्टम में ज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है, तो कितने पक्ष में विभाजित किया गया है इसको? 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 6 है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 है। फिर इसके बाद दिया गया RCEM सिस्टम का अंतिम पद है, ऑप्शन दिए गया प्रयोग है, मूल्यांकन है, संश्लेषण है, या फिर सृजनात्मकता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्रियात्मक या मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभाजित किया गया है, सिम्पसन, ब्लूम, करथवाल एवं मसीहा, या फिर मेगर? किसने विभाजित किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करथवाल एवं मसीहा। फिर दिया गया क्रियात्मक या मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभाजित किया है, किसने किया है? सिम्पसन ने, ब्लूम ने, मेगर ने, या फिर करथवाल एवं मसीहा ने? एक सेकेंड, दोनों क्वेश्चन सेम हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, करथवाल एवं मसीहा ने। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं का विकास किया है? ऑप्शन दिया गया ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, ज्ञानात्मक, या फिर ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक, या फिर ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28 और इसमें दिया गया है शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, या फिर 5? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2। फिर है निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, या फिर परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना, या फिर ठोस द्रव गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, या फिर बालक की तर्क शक्ति का विकास करना? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का
अध्ययन करना। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है संकुचित, व्यापक, असीमित या फिर बी सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों हो जाएगा, व्यापक भी होता है और असीमित है। फिर है प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है संकुचित, सीमित या फिर ए और बी दोनों या फिर व्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा, संकुचित और सीमित होता है। फिर दिया गया उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर बना है? तो पहला ऑप्शन दिया गया उद्देश्य या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी से मिलकर बना है। फिर है उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तात्कालिक या फिर ज्ञात नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा उद्देश्य या लक्ष्य की जो अवधि होती है वो होती है दीर्घकालीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? उद्देश्य या लक्ष्य का, प्राप्य उद्देश्य का या फिर विशिष्ट उद्देश्य का या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से उद्देश्य या लक्ष्य का। फिर है क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें दिया गया अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन दिया गया विषय वस्तु का चुनाव, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव या फिर कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी इसके आंसर सही हैं। फिर इसके बाद दिया गया लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? दिश से बना है, उत से बना है, लक्ष्य से या फिर या से है? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्ष्य से है। फिर है निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना या फिर विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना या फिर धातु गर्म होने पर फैल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें दिया गया है उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोविज्ञान। फिर दिया गया है प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? संपूर्ण राष्ट्र की या फिर शिक्षक की या फिर छात्र की या फिर समाज की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक की होती है। फिर दिया गया 40 क्वेश्चन नंबर में उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि ऑप्शन दिए गए यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक हैं या फिर इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है या फिर श्रव्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। फिर दिया गया 41 में किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? समाजशास्त्र का या फिर प्राप्य उद्देश्य का या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य का या फिर उद्देश्य एवं लक्ष्य का। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राप्य उद्देश्य का। फिर दिया गया 42 में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? उपयोगिता पर या फिर योग्यता या फिर व्यवस्था या फिर व्यवहारिकता। तो व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 43 और इसमें दिया गया कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या फिर कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे या फिर कार्बन को परिभाषित कर सकेंगे या फिर कार्बन के यौगिकों की सूची बना सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से
छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें दिया गया कक्षा 8 को भौतिकी से कार्बन और उनके यौगिक प्रकरण के लिए अनुपयोग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, या फिर छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे, या फिर छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, या फिर छात्र कार्बन के यौगिकों की प्रकृति का पता लगा सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दिया गया ब्लूम है, कर्तवाल तथा मसीहा है, या सिम्पसन है, या फिर एनसीईआरटी है। तो ये तो पता ही है, ब्लूम हो जाएगा इसका आंसर। फिर है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है। ज्ञान है, बोध है, नियंत्रण है, या फिर विश्लेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नियंत्रण हो जाएगा। फिर दिया गया भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ग्रहण करना, उद्दीपन, विचारना, या फिर व्यवस्था। और इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। फिर दिया गया क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया है इस पे सिम्पसन, और सिम्पसन हो जाएगा, ब्लूम है, एनसीईआरटी, या फिर कर्तवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिम्पसन। ठीक है। फिर दिया गया क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, कौन संबंधित है। ज्ञान है, बोध है, कार्य करना है, या फिर प्रयोग है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्य करना। फिर दिया गया भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया ब्लूम है, कर्तवाल है, मसीहा है, या फिर सभी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी के द्वारा है। फिर दिया गया विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित हैं, किससे संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष से, या फिर भावात्मक पक्ष से, या फिर क्रियात्मक पक्ष से, या फिर सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञानात्मक पक्ष से। फिर दिया गया है निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, बताना शैक्षिक उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं, या फिर जो शैक्षिक उद्देश्य का जो निर्धारण दर्शन के द्वारा होता है, या फिर शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, या फिर शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया अनुदेशात्मक उद्देश्यों का आधार मनोविज्ञान होता है, या फिर विशिष्ट होता है, या फिर निश्चित कथन होता है, या फिर जो उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। फिर इसके बाद दिया गया RCEM उपागम की विशेषता है। उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, या फिर उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इस पे। फिर दिया गया गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया गया 1 to 5, 1 to 0, 115, या फिर 110। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 120 हो जाएगा। फिर दिया गया RCEM का पूरा नाम है। तो ऑप्शन दिया गया रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र, या फिर रीजनल कॉलेज ऑफ मटेरियल एजुकेशन, या फिर रीजनल मटेरियल एजुकेशन कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, और इसमें आंसर हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के कितने स्तर होते हैं। तो ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, या फिर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 स्तर होते हैं। फिर दिया गया क्वेश्चंस विश्लेषण का स्तर नहीं है। ऑप्शन दिया गया विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, या फिर तत्वों के आपसी संबंधों का विश्लेषण करना, या फिर तत्वों का विशेष संप्रेषण करना, या फिर तत्वों का
व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, अवबोधन के अंतर्गत किस प्रकार को सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया अनुवाद, हस्तलेखन या फिर पठन पाठन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पठन पाठन। फिर है आदत निर्माण का किससे संबंध है? तो ऑप्शन दिया गया है ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर वाले मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। और इसमें दिया गया ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया 1964, 1954, 1956 या फिर 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1963। फिर इस पे दिया गया क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिए गए 1964, 1956, 1954, 1959 या फिर 1969। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1954। फिर दिया गया भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन दिया गया 1954, 1964, 1600 या फिर 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1954 में। फिर दिया गया अनुवाद, व्याख्या और भावावेशन को किस में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया अवबोधन या फिर मूल्य निर्धारण या फिर संगठन या फिर ज्ञान। 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा मूल्य निर्धारण। फिर दिया गया व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन दिया गया प्रोत्साहन, व्यवसायिक शिक्षा या फिर वेतनमान या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है मूल्यांकन का प्रकार है? ऑप्शन दिए गया स्थापना तथा निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर दिनात्मक मूल्यांकन या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन या फिर ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है मूल्यांकन से द्वारा किसमें आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जाता है? ऑप्शन दिया गया शिक्षण में या फिर परीक्षा एवं परीक्षण में या फिर पाठ्यक्रम में या फिर इन सभी में। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी में। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, मूल्यांकन में निहित महत्व है? ऑप्शन दिया गया बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी और उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी या फिर छात्रों की उपलब्धि के संबंध में जानकारी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी आंसर ऑप्शन सही है इसके। फिर है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया? ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में या फिर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या फिर मोदालियर आयोग की सिफारिशों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में। फिर दिया गया है शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5 हैं, 7 है, 3 है या फिर 8 है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 है। ठीक है, तो ये हमारा रहा फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, फिजिकल साइंस यूनिट फर्स्ट हो जाएगा। और किससे हम लोगों ने ख़त्म करी है? गोल्ड सीरीज से। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज से हम लोगों ने कंप्लीट करी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बुक, इसके क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है से। तो एक चीज़ और है कि जो फिजिकल साइंस है वो अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे बेसिक काफ़ी पूछा आता है, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, इसलिए काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़े टफ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ थोड़े जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सारे मिक्सअप में आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।